Hey everyone, first of all, welcome to all on my YouTube channel that is Shakuntala Guide Classes. Hope you all are doing great. So, today this is our second lecture on HRM unit. इससे पहले का फर्स्ट लेक्चर मैं अपलोड कर चुकी हूँ एंड आई होप आप सबको वो अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए आज का हम अपना सेकेंड लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने जो है हमारे कुछ एक टॉपिक को कवर किया था लाइक एचआरएम क्या होता है, फिजिकल और ह्यूमन कैपिटल, इवोल्यूशन, ये सब हम पढ़ चुके हैं। आज हमने स्टार्ट करना है कहाँ से, स्कोप ऑफ एचआरएम। सो स्कोप ऑफ एचआरएम से आप लोग क्या समझते हैं, देखिए अगर हम किसी भी चीज के स्कोप की बात करते हैं तो उसके अंदर क्या चीज आती है। स्कोप का मतलब होता है एरिया। इट मीन्स कि एक उस टॉपिक के अंदर लाइक एचआरएम के अंदर किस किस को इंक्लूड किया जाता है वो आपका एचआरएम का स्कोप कहलाता है। तो हम कह सकते हैं स्कोप का मतलब क्या होता है, वो सारी की सारी एक्टिविटीज जो कि किसके अंदर आती है, आपकी बैनर ऑफ एचआरएम के अंदर। जब आप एचआरएम करते हो, ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करते हो, उस टाइम पर जो जो एक्टिविटीज आप लोगों को करनी पड़ती है वो सारे आपके क्या कहलाते हैं, स्कोप कहलाते हैं। सो ये जो स्कोप की अगर हम बात करें तो जितने भी आपने चैप्टर्स पढ़ने होते हैं एचआरएम के अंदर वही आपके स्कोप के अंदर आते हैं और यही सब हम आगे जो है आप एचआरएम के अंदर कवर करने वाले हैं। सो फर्स्ट वन जो रहता है वो क्या होगा, आपका एचआरपी, जिसको बोलते हैं हम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। सो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है, देखो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में क्या आता है कि जब हम क्या प्लान करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स के बारे में प्लान करते हैं। जब एक ऑर्गेनाइजेशन प्लान करता है कि उसकी कंपनी में, उसके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितने ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल है, मतलब कितने पर्सन वहां पर काम कर रहे हैं, कितनों की उसे रिक्वायरमेंट है, किस पोस्ट के लिए रिक्वायरमेंट है, जब ये सारी प्लानिंग की जाती है ना ह्यूमन रिसोर्स के बारे में, तो उसे बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, कि कितनी जॉब वेकेंट पर कितने हमें नंबर ऑफ पर्सन्स चाहिए होते हैं। सो ये जो टॉपिक है हमने आगे कवर करने हैं, एचआरपी के बारे में इसमें आता है। फिर आता है आपका जॉब एनालिसिस डिजाइन। जो अनदर इम्पोर्टेंट एरिया क्या होता है एचआरएम के अंदर, आता है आपका जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस में गाइस क्या आता है, जहां पर आप हर एक कंपनी की जॉब को एनालाइज करते हो। एनालाइज करने का मतलब क्या है, यहाँ पर हम जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे उसमें आप जो है जॉब स्पेसिफिकेशन के बारे में पढ़ोगे, जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ोगे और जॉब इवैल्यूएशन के बारे में पढ़ोगे। तो ये सारा आपका जॉब एनालिसिस में आता है। फिर आता है आपका नेक्स्ट जो एरिया आता है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन का। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन में क्या होता है, जैसे कि आपको पता होगा, रिक्रूटमेंट इसमें क्या होता है, रिक्रूटमेंट में होता है कि जब हम जो है नंबर्स ऑफ एम्प्लॉइज को, बहुत सारे पर्सन्स को हम अट्रैक्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में कि आप लोग आओ और हमारी ऑर्गेनाइजेशन में क्या करो, अप्लाई करो, तो उसे बोलते हैं रिक्रूटमेंट। आपको पता होगा जो रिक्रूटमेंट होता है वो हमेशा क्या है, पॉजिटिव प्रोसेस होती है। रिक्रूटमेंट इन सब के बारे में डिटेल में देखो, हमारे पूरे पूरे चैप्टर्स है जो कि हम आगे करेंगे। अभी जस्ट मैं आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ। तो रिक्रूटमेंट क्या होती है, आपकी एक पॉजिटिव प्रोसेस होती है। जबकि अगर हम सिलेक्शन की बात करें तो देखो जब आपने जो है रिक्रूटमेंट में तो आप हर एक पर्सन को क्या करोगे, अट्रैक्ट करोगे कि आओ हमारी कंपनी में यहाँ पर अप्लाई करो। लेकिन सिलेक्शन में क्या होगा, जो पर्सन की रिक्वायरमेंट है, जो आपको सुटेबल लगता है कि यस ये पर्सन हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए सुटेबल है, तो सिर्फ आप उसे ही सिलेक्ट करते हो। सो रिक्रूटमेंट इज द पॉजिटिव प्रोसेस बट सिलेक्शन इज द नेगेटिव प्रोसेस, ठीक है ना। सिलेक्शन आपकी क्या होती है, नेगेटिव प्रोसेस होती है। फिर आपका आता है ओरिएंटेशन एंड इंडक्शन। अब ये क्या होता है, इंडक्शन और ओरिएंटेशन की अगर मैं बात करूं, तो जब अगर आपने एम्प्लॉइज को रिक्रूट कर लिया, आपने उसको सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद में आती है फिर इंडक्शन और ओरिएंटेशन की प्रोसेस, जिसके आप क्या बोलोगे कि यहाँ पर जो एम्प्लॉइज है ना, मतलब जिस पर्सन को आपने सेलेक्ट कर लिया, उसे आप इंट्रोड्यूस करवाते हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। अपने ऑर्गेनाइजेशन में अपनी कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में बताते हो, वहाँ के कल्चर्स के बारे में बताते हो, वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में बताते हो और उसे अनदर एम्प्लॉइज के बारे में इंट्रोडक्शन करवाते हो। तो ओरिएंटेशन में तो बेसिकली आता है कि उसे अपने ऑर्गेनाइजेशन से इंट्रोड्यूस करवाना, और इंडक्शन में आता है उसे अनदर एम्प्लॉइज के साथ इंट्रोड्यूस करवाना, ठीक है।
फिर आती है आपकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो ये हमने कल भी इस पर थोड़ी सी बात की थी, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस था। कि ट्रेनिंग में तो आप क्या करते हो कि एक स्पेसिफिक जॉब के लिए ट्रेन करना किसी भी एम्प्लॉय को, और डेवलपमेंट में क्या होता है कि उसे फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए उसे ओवरऑल डेवलप करना, मतलब हर एक जॉब के लिए उसे कॉम्पिटेंट बनाना। ट्रेनिंग में सिर्फ एक स्पेसिफिक जॉब के लिए, और डेवलपमेंट में हर एक जॉब के लिए उसे कॉम्पिटेंट बनाना, ताकि जब भी ऑर्गेनाइजेशन को जरूरत हो तो उस एम्प्लॉयज को जो है वो क्या कर सके, यूज कर सके। ठीक है। फिर और क्या आती है आपके स्कोप के अंदर, आता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल आपको पता होगा कि अगर एक टाइम टू टाइम क्या की जाती है, एम्प्लॉइज की परफॉर्मेंस को चेक किया जाता है कि जो एम्प्लॉइज काम कर रहा है वो कैसा काम कर रहा है, कितना, क्या उसने कोई ऑब्जेक्टिव को अचीव किया या नहीं किया। तो यहाँ पर आती है परफॉर्मेंस को अप्रेज करना, कि परफॉर्मेंस जो उसने की उसको चेक करना, अगर कहीं पर भी डाइवेशंस आती हैं तो उसको कंट्रोल करना आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल कहलाता है। ठीक है। फिर और क्या आता है आपके स्कोप में, कंपनसेशन प्लानिंग एंड रेम्यूनरेशन। ये तो आपको जैसे नाम से ही पता लग रहा है, कंपनसेशन की प्लानिंग करना और रेम्यूनरेशन देना। इसका मतलब क्या है कि एम्प्लॉइज को अगर रखोगे तो उसको क्या करोगे, पैसे तो देने पड़ेंगे ना, वेजेस देनी पड़ेगी ना, सैलरी देते हो तो उसको वेजेस सैलरी के साथ अदर बेनिफिट्स भी प्रोवाइड करना। तो ये सारी प्लानिंग भी यहाँ पर की जाती है। अगर हम कंपनसेशन की बात करें, कंपनसेशन होता है आपका मॉनेटरी बेनिफिट्स। कंपनसेशन आपका किससे जाएगा, मॉनेटरी से जाएगा। लेकिन अगर हम रेमुनरेशन मतलब रेमुनरेशन आपका उसमें जाएगा, लेकिन अदर बेनिफिट्स की अगर मैं बात करती हूँ, मतलब कंपनसेशन रेमुनरेशन तो ठीक है, आपने आपको हमने बोला कि मॉनेटरी टर्म्स में आप उनको सैलरी देते हो, लेकिन उसके अलावा भी तो बहुत सारे बेनिफिट्स देते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, परक्विजिट्स, अलाउंसेस। जैसे कि टूर निकाल दिया, मेडिकल फैसिलिटीज दे दी, हमने ये टैक्स में भी पढ़े हुए हैं ना बहुत सारी चीजें, तो वही यहाँ पर आती है। फिर आती है आपका नेक्स्ट इसमें मोटिवेशन, वेलफेयर, हेल्थ एंड सेफ्टी। और एचआरएम के अंदर क्या चीज देखी जाती है, एम्प्लॉइज को बार बार मोटिवेट करना। अब आपको पता है जब आप मोटिवेट करते हो तो दो तरह से मोटिवेशन किया जाता है। एक तो क्या है, फाइनेंशियल मोटिवेशन करना, मतलब उनको फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दे के मोटिवेट करना। लाइक अगर किसी ने अच्छा काम किया तो बोनस दे दिया। और अगर नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन की अगर मैं बात करूँ तो उसमें क्या होगा कि अगर किसी ने काम अच्छा किया है तो आपने क्या किया, उसकी सबके सामने तारीफ कर दी, उसका नाम न्यूज़पेपर में हेडलाइंस में दे दिया। ठीक है। तो ये क्या होगा, मोटिवेशन दो तरह से दिया जाता है। वेलफेयर आपको पता है कि उनकी फैमिली के लिए कुछ करना, हेल्थ, उनकी हेल्थ के लिए मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह करना, उनकी सेफ्टी रखना कि जहाँ वो काम कर रहे हैं उनको प्रॉपर सुटेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना। ठीक है। फिर आता है आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन। इंडस्ट्रियल रिलेशन जो है आपको पता है वो अनदर इम्पोर्टेंट एरिया होता है। कॉर्डियल रिलेशन मैनेज करना, किसके साथ, यूनियन मेंबर्स के साथ। ये भी एचआरएम में आता है कि आपको क्या करना है, सभी के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करके रखना है, क्योंकि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सभी एम्प्लॉयज मिलजुल कर काम करेंगे तो ऑब्वियसली क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव होगा। लेकिन वही अगर एम्प्लॉयज ही स्ट्राइक करके बैठ जाएंगे तो कैसे काम चलेगा, क्या कंपनी अपने गोल्स को अचीव कर पाएगी, क्या स्मूथ वर्किंग हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर इंडस्ट्रियल रिलेशन मेंटेन करना। तो ये जो हमने अभी अभी पढ़े गाइस, ये क्या थे आपके स्कोप ऑफ एचआरएम। मतलब एचआरएम के अंदर ये सारे के सारे एरियाज आते हैं, सारे के सारे फील्ड आते हैं, जो कि जब भी आप ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करते हो तो आपको ये सब देखने होते हैं, इनको करना होता है, ये एक्टिविटीज परफॉर्म करनी होती है। ठीक है। ये सब हमने आगे चैप्टर्स भी पढ़ने हैं, हमारे सिलेबस के पार्ट है। अब इसके अलावा ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कई बार, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल डेवलप मैनेजमेंट जो है कैलकाटा में, उन्होंने एचआरएम के स्कोप को डिफाइन किया है थ्री पार्ट्स में। जैसे कि फर्स्ट वन क्या आता है आपका, लेबर और पर्सनल एस्पेक्ट, सेकंड वन आता है आपका वेलफेयर एस्पेक्ट, एंड थर्ड वन आता है आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन एस्पेक्ट। तो फर्स्ट वन जो आपका लेबर और पर्सनल एस्पेक्ट आता है, उसके अंदर जो है किस चीज को ध्यान में रखा जाता है, इसमें रखा जाता है ध्यान में किसको, मैन पावर प्लानिंग। मैन पावर प्लानिंग का मतलब ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग, उनकी रिक्रूटमेंट, उनकी सिलेक्शन, उनका प्लेसमेंट, ट्रांसफर, प्रमोशन करना, उनकी ट्रेनिंग, डेवलपमेंट। अब जो ये मीनिंग्स है ना, एक एक मीनिंग का हम वर्ड समझेंगे, मतलब एक एक वर्ड का मीनिंग समझेंगे,
कि होता क्या है, प्लेसमेंट क्या है, ट्रांसफर क्या है, प्रमोशन क्या है, ले ऑफ क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत सारे कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स के माइंड में। तो हम एक एक वर्ड को ध्यान से समझेंगे आगे, ठीक है। रिट्रेंचमेंट, रेमुनरेशन, इंसेंटिव, प्रोडक्टिविटी। तो आपका जो पर्सनल एस्पेक्ट है, नाम से ही पता चला ना, लेबर या पर्सनल एस्पेक्ट, इसमें मतलब वो सारी चीजें ध्यान में रखी जाती है जो कि किससे रिगार्डिंग होती है, मैन पावर के रिगार्डिंग होती है, मैन पावर से कंसर्न होती है। और फिर जब आते हैं आपकी क्या, वेलफेयर एस्पेक्ट। वेलफेयर एस्पेक्ट में अब क्या होगा, जहां पर आप जो है किसको देखते हो, वर्किंग कंडीशन और एमिनिटीज को देखते हो। तो इसका कीवर्ड क्या होगा, वर्किंग कंडीशन एंड एमिनिटीज देखना वेलफेयर एस्पेक्ट में। जैसे कि आप कैंटीन, क्रीच, रेस्ट, लंच रूम, हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट, मतलब उनको जो है अच्छी चीजें, ट्रांसपोर्ट अच्छा प्रोवाइड करना, कैंटीन फैसिलिटी देना, उनको मेडिकल इंश्योरेंस प्रोवाइड करना, उनकी एजुकेशन में हेल्प करना, हेल्थ एंड सेफ्टी को ध्यान रखना, तो ये सारा आपका वेलफेयर में आएगा, ठीक है। और फिर आता है इंडस्ट्रियल रिलेशन एस्पेक्ट, जिसमें आपको पता ही है जहाँ पर यूनियन और मैनेजमेंट के रिलेशनशिप के ऊपर फोकस किया जाता है कि दोनों के बीच में रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, एक अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए। कोई भी डिस्प्यूट है तो उसको उसी टाइम सेटअप करना, कोई भी प्रॉब्लम है उसको सोल्व करना। तो ये जो है 3 पार्ट में जो है इन्होंने इसको डिवाइड किया है स्कोप को। फर्स्ट वन आपका लेबर या पर्सनल एस्पेक्ट, जिसमें आप एचआर की प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन ये सब देखते हो। वेलफेयर एस्पेक्ट में आप क्या देखते हो, उनको अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करना, वर्किंग कंडीशन अच्छी प्रोवाइड करना। और इंडस्ट्रियल रिलेशन एस्पेक्ट में आप क्या देखते हो, यूनियन मैनेजमेंट के रिलेशंस को देखना, ठीक है। तो ये थे आपके स्कोप। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है, इम्पोर्ट फंक्शन ऑफ एचआरएम। एचआरएम के फंक्शंस क्या है, तो देखो ये जो टॉपिक है ना, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन उठ कर आते हैं। डायरेक्ट कैसे, वो आपको क्या करेंगे, आपको नाम दे देंगे फंक्शन के, लाइक प्रिक्योरमेंट, डेवलपमेंट, ये जो यहाँ पर मैंने फंक्शंस लिखे हुए हैं ये नाम देंगे। और आपसे डायरेक्टली पूछ लेंगे कि ये किसका पार्ट है, क्या ये मैनेजरियल फंक्शन का पार्ट है या ये ऑपरेटिव फंक्शन का पार्ट है, ठीक है। तो आपसे ये डायरेक्ट वो पूछ लेंगे। तो नॉर्मल क्वेश्चन आता है बस, लेकिन आपको क्या करना है, इनको याद करना है कि कौन सा फंक्शन किस पार्ट में आता है। तो देखो एचआरएम के जब हम फंक्शंस की बात करते हैं ना, तो उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, फर्स्ट वन मैनेजरियल एंड सेकंड वन ऑपरेटिव फंक्शन। अब ये क्या है, देखो मैनेजरियल फंक्शन आपने मैनेजमेंट में पढ़े होंगे अभी, या फिर पढ़ोगे आगे जो भी है। मैनेजरियल आपको पता है मैनेजमेंट में रिगार्डिंग, और मैनेजमेंट से रिगार्डिंग क्या फंक्शन होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ये सारे आपके क्या होते हैं, मैनेजरियल फंक्शंस होते हैं, जो मैनेजमेंट के जो फंक्शंस होते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके मैनेजरियल कहलाते हैं। और ऑपरेटिव फंक्शन में आपके कौन कौन से आते हैं, तो ये नाम याद कर लो सबसे पहले तो, प्रोक्योरमेंट, डेवलपमेंट, कंपनसेशन, इंटीग्रेशन और मेंटेनेंस। ये आपके 5 फंक्शंस जो है वो आते हैं आपके ऑपरेटिव फंक्शंस से, ठीक है। अभी तो आपने ये याद करने हैं। फिर आपने ये भी याद करने हैं कि प्रोक्योरमेंट के अंदर क्या क्या आता है, डेवलपमेंट के अंदर क्या क्या देखने को मिलेगा, कंपनसेशन में क्या क्या आएगा, इंटीग्रेशन में क्या होगा और मेंटेनेंस में क्या होगा। तो इनको याद करने का मैं आपको एक अच्छा सा, मतलब एक समझ के हम याद करेंगे, कोई क्रैमिंग नहीं होने वाली, आपको बस समझ के करना है, ठीक है। तो अभी देखो कैसे करेंगे। मैनेजरियल फंक्शन में तो गाइस आप, जैसे मैंने आपको बोला, मैनेजमेंट में भी पढ़ चुके होंगे या पढ़ लिया आपने, अभी पढ़ोगे। सबसे पहले आता है प्लानिंग। प्लानिंग आपको पता है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग करेंगे ना। हमें रिक्वायरमेंट है तो कितने पर्सन चाहिए, कहाँ से लेकर आएंगे उन पर्सन को, अच्छा ले भी आएंगे तो उनको इनकम कितनी देंगे, ठीक है ना। ये सारी आप प्लानिंग, पहले प्लानिंग करते हो फिर ही आप एक्शन करते हो उस चीज को। फिर आप उसको ऑर्गेनाइज करते हो, अच्छा कौन सी पोस्ट के लिए हमें पर्सन चाहिए, कौन सी पोस्ट पर इसको रखना है, उनको कैसे कैसे डिवाइड करना है डिपार्टमेंट वाइज, फंक्शन वाइज, ठीक है। फिर आप उनको डायरेक्ट भी करोगे, कौन किसको डायरेक्ट करेगा, फिर कंट्रोलिंग करना उनको। तो ये तो आपके मैनेजमेंट के फंक्शन जो कि आप मैनेजमेंट में पढ़ोगे, यहाँ नहीं पढ़ा रही मैं आपको, नॉर्मल आपको एक ओवरव्यू मैंने दिया। अब आता है ऑपरेटिव फंक्शन। ऑपरेटिव फंक्शन में सबसे पहले 5 फंक्शन कौन कौन से, प्रोक्योरमेंट, डेवलपमेंट, कंपनसेशन, इंटीग्रेशन एंड मेंटेनेंस, ठीक है।
अब प्रोक्योरमेंट का मतलब क्या है? सबसे पहले क्या है, प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है लाना, प्रोक्योर करना। प्रोक्योरमेंट का मतलब क्या है, उनको लेकर आना। तो प्रोक्योरमेंट में अब आप खुद बताओ मुझे, प्रोक्योरमेंट जब करना है तो कहाँ कहाँ से हम जो है पर्सन्स को लेकर आएंगे, प्रोक्योर करेंगे? तो प्रिक्योरमेंट के अंदर होता है बेसिकली कि हायर करना। आप एम्प्लॉइज को ला रहे हो, आप उनको हायर कर रहे हो, तो आप उनको कहाँ से हायर करोगे? तो इसके अंदर देखो क्या आता है, एक बार मैं पेन चेंज करूं ताकि आप लोगों को समझ में आए अच्छे से। तो देखिए, सबसे पहले जैसे मैंने बोला प्रिक्योरमेंट, प्रिक्योरमेंट आपका किसके रिगार्डिंग होता है? प्रिक्योरमेंट आपका रिलेटेड होता है किससे? हायरिंग से, कि आप जो है वो क्या कर रहे हो, पर्सन को हायर कर रहे हो। तो यहाँ पर हायरिंग के रिगार्डिंग सब कुछ देखोगे, पर्सन को लाना है, ठीक है लाना है, कहाँ से लाएंगे, उसकी प्लानिंग, सबको बुलाओगे, उसमें से सेलेक्ट करोगे, फिर आप उनकी प्लेसमेंट करोगे, फिर इंडक्शन होगी, ओरिएंटेशन। तो यहाँ देखो स्टेप्स क्या है। सबसे पहले आप देखोगे जॉब की एनालिसिस, जॉब को एनालाइज करते हैं सबसे पहले कि कौन सी जॉब, क्या जॉब है, क्या मिलेगा, कौन सी जॉब के लिए हमें क्या करना है। ठीक है, तो वो सारी चीजें यहाँ पर जॉब को, पूरी जॉब को एनालाइज करोगे, हमारी जॉब पर किस टाइप के पर्सन की रिक्वायरमेंट है, ये सब देखोगे। मतलब जॉब का पूरा स्ट्रक्चर देख लिया, ठीक है। फिर आप देखोगे ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग करोगे कि अब हमें कितने पर्सन की रिक्वायरमेंट है और कितने हमारे पास ऑलरेडी पर्सन अवेलेबल है ऑर्गेनाइजेशन में। हमने जॉब देख लिया कि इस जॉब के लिए हमें जो है पर्सन चाहिए, ठीक है, और इस टाइप के पर्सन चाहिए, उनमें इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए। फिर हम देखेंगे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, कितने पर्सन चाहिए, उनकी स्किल्स क्या होगी, उनको किस किस डिपार्टमेंट से हमने लेना है, किस किस सोर्स से हमने लेना है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, उनको रिक्रूट करेंगे। रिक्रूट करना, उनको मैंने जैसे आपको बताया, अट्रैक्ट करना टैलेंटेड पूल्स को अपनी तरफ, कि ऑर्गेनाइजेशन में आओ, अप्लाई करो। देन आप उसको क्या करते हो, सेलेक्ट करते हो उनमें से, फिर आप उनकी प्लेसमेंट कर देते हो कि हाँ भाई हमने आपको सेलेक्ट कर लिया, आ जाना ऑफिस में और अपना काम करना शुरू कर देना। अब वो ऑफिस में आएगा बंदा, तो ऐसे थोड़ी उसको आप क्या करोगे, अब इंट्रोड्यूस तो करवाओगे। फर्स्ट डे अगर आप किसी ऑफिस में जॉब करने जाते हो, उसको इंट्रोड्यूस तो करवाना पड़ेगा ना, भाई हमारे ऑफिस के ये रूल्स है, ये कोड ऑफ कंडक्ट है जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। उसको इंट्रोड्यूस करवा दिया, फिर इंट्रोड्यूस करवाने के बाद में बंदा काम करने लगा, उसने क्या किया, अच्छा काम किया या जो भी है। फिर आती है ट्रांसफर। यहाँ पर दो वर्ड है, ट्रांसफर एंड प्रमोशन। तो ध्यान से सुनो, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ट्रांसफर में और प्रमोशन में। तो ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, मैं यहाँ पे एक वर्ड लिखूंगी, हॉरिजेंटल, और प्रमोशन में मैं आपको क्या लिखूंगी, वर्टिकल, ठीक है। अब यहाँ देखो एक बात, ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर का मतलब क्या है, सिमिलर जॉब होती है, जो जॉब आप अब कर रहे हो वही जॉब आपको मिलेगी, लेकिन आपका प्लेस चेंज हो जाएगा। सपोज करो मैं आज अभी अगर नोएडा में बैठी हूँ, मैं दिल्ली में बैठी हूँ, ठीक है, दिल्ली में मैं कोई जॉब कर रही हूँ अकाउंटेंट की, मुझे दिल्ली से शिफ्ट कर दिया उन्होंने, कहाँ पर, रोहतक। दिल्ली से रोहतक शिफ्ट किया और जॉब मुझे सेम मिली अकाउंटेंट की ही। तो ये क्या है, हॉरिजेंटल चल रहा है, मेरी सिमिलर जॉब है लेकिन मेरा प्लेस चेंज कर दिया जॉब करने का, उसे बोलते हैं ट्रांसफर करना, कि हमें एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रांसफर कर दिया लेकिन हमारी जॉब सेम है। और वहीं अगर मैं प्रमोशन की बात करती हूँ, प्रमोशन का मतलब क्या है, मुझे एक हाई लेवल की जॉब मिलना। पहले मैं एक सिर्फ अकाउंटेंट का काम कर रही थी, उन्होंने मेरे वर्क से मुझे खुश होकर मुझे सीए वाला वर्क दे दिया। इवन आई एम नॉट अ सीए क्वालिफाइड, फिर भी उन्होंने कहा आप इतना अच्छा वर्क कर रहे हो कि आप सीए वाला वर्क करो। सो व्हाट इज दिस, दिस इज माय प्रमोशन। उन्होंने क्या किया, मुझे मेरी जॉब से प्रमोट करके एक हाई लेवल की जॉब पर रखा, मतलब मुझे एक नेक्स्ट पोस्ट दे दी। तो ये प्रमोशन, तो ये आपका क्या है, ये आपका वर्टिकल अपवर्ड होता है, ऊपर की तरफ होता है। वहीं आपको एक वर्ड सुनने को मिलता है क्या, डिमोशन। डिमोशन, अब डिमोशन क्या होता है, अब जो ये वर्ड्स बता रही हूँ प्लीज इनको साथ साथ दे सुन लेना।
डिमोशन का मतलब है नीचे से डिमोट करना। पहले जहाँ मैं अकाउंटेंट के वर्क पर काम कर रही थी, सपोज उनको मेरा वर्क अच्छा नहीं लगा, उन्होंने बोला आप अच्छा काम नहीं कर रहे, आप क्लर्क वाला वर्क करो। अब ये क्या हुआ, मुझे मेरी पोस्ट से नीचे वाली पोस्ट पर ले गए। तो ये क्या है, ये वर्टिकल डाउनवर्ड डिमोशन हो गया मेरा। ठीक है ना, वर्ड समझ में आए, ट्रांसफर, प्रमोशन, देन लास्ट में आता है आपका सेपरेशन। सेपरेशन क्या होता है, आप निकालना, आपको ऑफिस से ही निकाल दिया, तो ये होता है सेपरेशन। तो ये सारे के सारे वर्क आपके किस में आते हैं, प्रोक्योरमेंट में आते हैं। प्रोक्योरमेंट मतलब आप जो है हायरिंग पर्सन को हायर करने के रिगार्डिंग सारी चीजें देखते हो, एम्प्लॉइज के रिगार्डिंग सारी चीजें देखते हो। इतना समझ में आया। अब नेक्स्ट आती है आपका सेकेंड वन, दैट इज डेवलपमेंट फंक्शन। अब डेवलपमेंट नाम से ही आपको पता लग रहा है, आप यहाँ पर वो सारे के सारे फंक्शंस करोगे, वो सारे के सारे वर्क करोगे जो कि एम्प्लॉइज की डेवलपमेंट के रिगार्डिंग है, उसको डेवलप करना। तो अब इसमें क्या क्या होगा, देखो सबसे पहले आता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। आप क्या करोगे, उसकी परफॉर्मेंस को चेक करोगे। अब एक नॉर्मल सी बात है, अगर आपको यही नहीं पता कि एम्प्लॉय काम कैसा कर रहा है, तो आप कैसे उसके बारे में सोच सकते हो कि इसको ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है या इसको डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट है। हम नहीं सोच सकते। तो उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, पहले हम उसकी परफॉर्मेंस को अप्रेजल करेंगे, उसकी परफॉर्मेंस को चेक करेंगे। तो यहाँ पर हम एम्प्लॉयज की कैपेसिटी डेवलप करने के रिगार्डिंग जो है डेवलपमेंट फंक्शन में करते हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हो कैपेसिटी डेवलप करना, उसकी एबिलिटी डेवलप करना, ये भी कह सकते हो कैपेसिटी को डेवलप करना सपोज। तो आप देखो परफॉर्मेंस कर दिया, देन आती है आपकी ट्रेनिंग। ट्रेनिंग अभी अभी मैंने आपको पीछे भी बताया, ट्रेनिंग के लिए आप एक स्पेसिफिक जॉब के लिए उसको ट्रेन करते हो। लाइक अगर आपने जो है एज अ अकाउंटेंट की जॉब करनी है, तो पहले वो आपको सब बताएंगे, ये वर्क करना है, ऐसे ऐसे करना है और ये काम ऐसे होगा, देन आपने उसके लिए काम करना है। फिर आता है एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट। एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट जैसे मैंने आपको बताया, आपके क्या देखना, आपको डेवलप करना इस तरह से कि आप हर एक पोस्ट पर काम करने के लिए एलिजिबल हो। और इन केस अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी जॉब मतलब कोई भी पोस्ट खाली हो जाती है ना, तो वहां पर सक्सेशन प्लानिंग करके आपको वहां पर शिफ्ट कर दिया जाता है। तो अब आप पूछोगे कि मैम अभी अभी आपने बोला सक्सेशन प्लानिंग, ये क्या है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, ओके। देन आएगा आपका करियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। करियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट आपको पता है क्या, जब हम क्या करते हैं, एम्प्लॉइज के करियर को ध्यान में रखकर भी काम करते हैं। लाइक उसके फ्यूचर में हमें सिर्फ ये नहीं देखना कि आज हमें एम्प्लॉइज को यहाँ रखना है, हमें ये भी देखना है कि फ्यूचर में उसका करियर भी तो बने। तो हम क्या करते हैं, उसके करियर को ध्यान में रखते हुए, करियर की प्लानिंग करते हुए, उसकी डेवलपमेंट के लिए भी हम उसके लिए काम करते हैं, उसको जो है इस तरह से डेवलप करते हैं, उसके लिए प्लान करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। अब हम करेंगे नेक्स्ट वन, जो कि क्या है, कंपनसेशन। इस कंपनसेशन के तो नाम से ही आपको पता लग रहा है कि कंपनसेशन में क्या क्या काम किया जाता होगा। एम्प्लॉइज को भाई कंपनसेट करना है, कैसे, सैलरी देनी पड़ेगी, रेमुनेशन देना पड़ेगा ना, कुछ कुछ देना पड़ेगा। तो अब वही, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, अब कंपनसेशन देने के लिए सबसे पहले आपको उसकी जॉब को इवेल्युएट करना पड़ेगा ना। जॉब इवेल्युएट मतलब कि आपकी जो जॉब है उसकी वर्थ कितनी है, किस लेवल की जॉब है, कितना मिलना चाहिए एम्प्लॉइज को उस जॉब के लिए। ठीक है, देन उसकी वेजेस, सैलरी, एडमिनिस्ट्रेशन, फिर उसको बोनस, अगर कहीं बोनस या इंसेंटिव अगर अच्छा काम करते हैं तो दोगे। पेरोल आपको पता है गवर्नमेंट जॉब के अंदर होता है, टाइम टू टाइम जो है उनके क्या है, पेरोल आती रहती है ना गवर्नमेंट जॉब में, वो बढ़ा देते हैं उनकी सैलरीज वगैरह, तो वो। फिर आता है आपका इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन की अगर मैं बात करूँ तो इंटीग्रेट करना, इंटीग्रेट मतलब आपको पता होगा कि सब मिलकर काम करे एक दूसरे के साथ, तो उसे बोलते हैं इंटीग्रेशन। लाइक अगर मैं बोलूँ मिल, उनके मिलकर काम करने पर फोकस करना। समझ लेना ये क्या हो गया, ये मिलकर, ठीक है। तो इंटीग्रेट का मतलब क्या है, इंटीग्रेट करना, सब एम्प्लॉई और उसके सुपीरियर सब मिलजुल कर काम करे, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन कैसे होगा, उसके लिए सबसे पहले क्या आता है, बार बार उनको मोटिवेट करो,
वो मोटिवेटेड रहेंगे तो ऑब्वियसली क्या है, काम अच्छे से करेंगे। और जब एम्प्लॉइज काम अच्छे से करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन का क्या है, गोल अचीव होगा, तो सुपीरियर भी खुश, एम्प्लॉइज भी खुश, दोनों में अच्छे रिलेशन बनेंगे। नेक्स्ट, जॉब सेटिस्फेक्शन। जब तक एक एम्प्लॉय अपनी जॉब से सेटिस्फाई नहीं होगा तब तक वो काम अच्छे से कर ही नहीं सकता। सो आप उसे ऐसा फील करवाओ कि यस, आप जो है जॉब आपके लिए मतलब अच्छी है, और वो उसे ऐसा फील हो कि मैं अपनी जॉब से सेटिस्फाई हूँ। देन ग्रीवियंस रिड्रेसल। ग्रीवियंस का मतलब क्या होता है, जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी क्या है, जो भी उनको प्रॉब्लम्स आ रही है, जो भी उनकी ग्रीवियंस मतलब पीड़ित होता है, या कोई भी मतलब ऐसी सिचुएशन जो कि एम्प्लॉइज के अनफेवरेबल है, उसको क्या करना, सॉर्ट आउट करना, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना। देन कलेक्टिव बार्गेनिंग। कलेक्टिव बार्गेनिंग में क्या होता है कि मिलजुल कर क्या करना, समझौता करना। लाइक अगर मान लो एम्प्लॉइज चाहता है कि उसे 20,000 रुपीज पर मंथ सैलरी चाहिए, बट आपका सुपीरियर कहता है कि मैं तो सिर्फ 15 दे सकता हूँ, तो आप दोनों को समझौता करना आपस में कि चलो, ना उसकी 18,000 फिक्स, मतलब इस टाइप से। या एम्प्लॉइज ने बोला कि हम आपको अच्छा वर्किंग इन्वायरमेंट देंगे, मतलब सॉरी, सुपीरियर ने एम्प्लॉइज को कहा हम आपको अच्छा वर्किंग इन्वायरमेंट देंगे, अच्छी कंडीशन देंगे, अच्छी फैसिलिटीज देंगे। तो इस तरह से उनको अगर फैसिलिटीज दी जा रही है तो उसे बोलेंगे कलेक्टिव बार्गेनिंग, मतलब आपस में मिलजुल कर जो है वो क्या है, हर डिसीजन ले। कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, कोई भी अगर कन्फ्लिक्ट आ रहा है, कोई भी उनमें डिस्प्यूट चल रहा है, उनको सॉर्ट आउट करना। एम्प्लॉइज की पार्टिसिपेशन, दैट वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। हर एक डिसीजन में अगर आप एम्प्लॉइज को पार्टिसिपेट करोगे तो उनको ऐसा फील आएगा कि यस, वी आर द पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, हम इस ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट है। तो वो भी क्या करेंगे, अच्छे से अपना वर्क करेंगे। देन आता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में क्या होता है कि अच्छे से डिसिप्लिन मेंटेन हो। ठीक है, अगर डिसिप्लिन मेंटेन होगा तो सब वर्क स्मूथली होगा, और अगर वर्क स्मूथली चलेगा, अच्छे से चलेगा, तो क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव होगा। उसके बाद में आता है मेंटेनेंस फंक्शन। अब मेंटेनेंस फंक्शन क्या होता है, नाम से पता चल रहा है ना कि हम क्या करते हैं यहाँ पर, प्रोटेक्ट करना और प्रिजर्व करना, किसको, एम्प्लॉइज की हेल्थ को। तो मैं यहाँ लिख दूं, प्रोटेक्ट हेल्थ। अगर हम यहाँ पर एम्प्लॉइज की हेल्थ को प्रोटेक्ट करें, और गाइस प्लीज जो मैं साथ साथ करवाती हूँ वो नोट डाउन कर लेना, क्योंकि पीपीटीज में हर चीज नहीं डल सकती, मानते हो ना ये बात। जो चीज हम बता के समझाते हैं वो सारी चीजें पीपीटीज में ऐड नहीं हो सकती, इसीलिए जो जो पॉइंट आपको लगते हैं कि यस दीज आर इम्पोर्टेंट, तो आप उसको साथ साथ नोट डाउन करते रहो, अपने नोट्स बनाओ, क्योंकि लास्ट टाइम में आपके नोट्स ही आपके सब कुछ होते हैं। ठीक है, तो मेंटेनेंस में क्या होता है, आप एम्प्लॉइज की हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए सारी चीजें करते हो, आप उनकी हेल्थ के रिगार्डिंग सेफ्टी करते हो, उनको ओवर अदर सेफ्टी प्रोवाइड करते हो, लाइक एक्सीडेंट्स वगैरह से सोशल सिक्योरिटीज उनको दी जाती है, उनके वेलफेयर के लिए आप बहुत सारी स्कीम्स चलाते हो, उनका रिकॉर्ड रखते हो, उनके ऊपर रिसर्च करते हो कि उनको और क्या चीज़ चाहिए, किस चीज़ से वो सेटिस्फाई होंगे, उनकी ऑडिट करना। ऑडिट करने में क्या होगा कि मतलब उनका हर एक वर्क को आप चेक करोगे, वेरीफाई करोगे, कि ताकि सारा काम अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा। तो इतना समझ में आया आप लोगों को। ये थे हमारे फंक्शंस ऑफ एचआरएम, जहाँ पर हमने हर एक फंक्शन अच्छे से किया। आपको बस ये पता होना चाहिए कौन सा फंक्शन किसका पार्ट होगा, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा और कुछ नहीं पूछते वो लोग। यहाँ से कोई ऐसा नहीं है असर्शन रीजनिंग कुछ ऐसा आए स्पेसिफिकली, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछा जाता है। ओके, इसके बाद में आता है हमारा नेक्स्ट, दैट इज डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो अब आपको इसके बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए, मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो देखो, मैनेजमेंट आपको क्या बताती है, किस तरह से मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल है ना, उनको आप अप्लाई करोगे किसके लिए, एम्प्लॉइज के वर्क को एफिशिएंटली मैनेज करने के लिए। मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या होता है, आपको पता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक पार्ट है किसका, मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट बहुत वाइड है, उसके अंदर ही आपकी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आती है।
तो ये क्या कहती है कि जो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स है ना, उनको ह्यूमंस के ऊपर अप्लाई करना, ताकि वो क्या करे, अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करे, उसे बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। जबकि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या होती है, यहाँ पर क्या किया जाता है, कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट फंक्शन होता है, कॉन्टिन्यू डेवलप करना है एम्प्लॉइज को, ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस को और अच्छा इम्प्रूव करते ही करते रहे। मतलब ये नहीं है एक बार बस उनको किया और काम खत्म, उनको कंटिन्यू बेस पर उनको डेवलप करते रहना, उनको न्यू न्यू वर्क करवाना, उनको हर एक पोस्ट के लिए एलिजिबल करवाना, तो वो आपका एचआरडी में आएगा। नेचर की अगर हम बात करें, ये क्या है, आपके मैनेजमेंट का फंक्शन होता है, जबकि एचआरडी एक एचआरएम का सब फंक्शन होता है। देखो क्या होती है ये हायरार्की, मैनेजमेंट आती है आपकी, ठीक है, मैनेजमेंट के बहुत सारे पार्ट होते हैं, बिजनेस मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, और भी सोशल रिस्पांस मैनेजमेंट, मतलब बहुत टाइप की आती है। तो मैनेजमेंट के अंदर आती है आपकी क्या, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जो कि हम पढ़ रहे हैं। और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर आता है आपका ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये इसका सब फंक्शन है, किसका, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। ये जो पॉइंट्स है ये आपके आ सकते हैं सर्च एंड रीजनिंग के अंदर। फिर आते हैं आपका फंक्शन, जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का फंक्शन क्या रहता है, रिएक्टिव एंड आर यूजुअली अप्लाइड टू गेनिंग होलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो जो एचआरएम का फंक्शन होता है वो क्या रहता है, रिएक्टिव रहता है। रिएक्टिव का मतलब क्या समझोगे आप यहाँ से, रिएक्ट करना, जब कोई सिचुएशन आती है तो उस सिचुएशन को आने के बाद में उससे हैंडल करना कहलाता है आपका एचआरएम। लेकिन जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होती है वो क्या होती है, प्रोएक्टिव होती है। तो यहाँ प्रोएक्टिव का मतलब क्या है कि एम्प्लॉइज को पहले से ही तैयार किया जाता है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी सिचुएशन ऐसी आए, तो आप उसको इजिली टेकल कर सको, इजिली हैंडल कर सको। जबकि एचआरएम में क्या होता है कि प्रॉब्लम आने के बाद में उसके सॉल्यूशन के ऊपर फोकस किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर तो पहले से ही एम्प्लॉइज को जो है उसकी प्रोडक्टिविटी को कॉन्स्टेंटली इंक्रीज करते रहते हैं, ताकि जैसे ही कोई भी सिचुएशन आती है, अगर कोई भी पर्सन, कोई भी एम्प्लॉय जो है वो छोड़कर चला जाता है, तो इजिली उस एम्प्लॉय को उसकी जगह पर शिफ्ट कर सके, ठीक है। गोल की अगर हम बात करते हैं तो देखो गोल क्या है, एचआरएम का जो गोल होता है वो क्या होता है, ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है एम्प्लॉइज की उसको क्या करना, इंप्रूव करना। ये गोल होता है आपका एचआरएम का, कि एक एम्प्लॉइज की ओवरऑल परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना, ताकि क्या हो सके, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जा सके। जबकि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का गोल जो है वो यूजुअली किससे कनेक्ट होता है आपका, उनकी स्किल्स को डेवलप करना, उनकी नॉलेज को बढ़ाना, उनकी कॉम्पिटेंसीज को बढ़ाना। मतलब अगर स्किल्स बढ़ेगी, उनकी और नॉलेज बढ़ेगी, तो उससे क्या होगा, वो क्या करेंगे, अपने आप को और ज्यादा डेवलप कर पाएंगे, हर चीज की नॉलेज उनके पास होगी। सिर्फ उनकी परफॉर्मेंस ही अच्छी नहीं होगी, उनके पास नॉलेज भी आएगी, उनकी स्किल्स भी बढ़ेगी, और उनकी कॉम्पिटेंसी भी बढ़ेगी किसी काम को करने की। तो ये आपका एचआरडी का गोल होता है, ठीक है। प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं तो देखिए एचआरएम जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है, रूटीन एंड हैव टू बी कैरिड आउट एज एंड व्हेन द नीड अराइज। ये रूटीन होती है और जब भी जरूरत महसूस होती है तभी इसको किया जाता है। जैसे कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मतलब अगर हम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करते हैं, सपोज कि ऑर्गेनाइजेशन में कितने पर्सन की रिक्वायरमेंट है, हमने स्टार्टिंग में देख लिया, सारे एम्प्लॉयज को फिलअप कर दिया, सब अपना अपना वर्क कर रहे हैं। अब दोबारा वो प्रोसेस कब की जाएगी, जब कोई एम्प्लॉय छोड़कर जाएगा। इसका मतलब क्या, अगर कोई एम्प्लॉय छोड़कर जाएगा तभी दोबारा से एचआरपी की प्रोसेस को किया जाएगा, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की जाएगी कि यस ये एम्प्लॉय छोड़ कर गया, अब हमें यहाँ पर नए पर्सन को लाना है। तो जब जरूरत महसूस हुई तभी हम इसको करेंगे। लेकिन जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट प्रोसेस ऑनगोइंग है, चलती रहती है और कोई ओकेशनल नहीं होता। ऑनगोइंग मतलब कि अब अगर एक एम्प्लॉइज को हम हर एक पोस्ट के लिए एलिजिबल बनाना चाहते हैं, तो उसको क्या है, कई बार हम उसको सेल्स डिपार्टमेंट पर बिठा देंगे, फिर हम उसको प्रोडक्शन पर शिफ्ट कर देंगे, फिर हम उसको क्या है, फाइनेंस पर शिफ्ट कर देंगे। तो ये क्या है, वो ऑनगोइंग चल रहा है, हम उसको ऑनगोइंग एक्टिविटी रहती है, कोई ओकेशनल नहीं, उसको डेली रूटीन में भी हम जो है उसकी डेवलपमेंट के ऊपर वर्क करते रहते हैं। फिर आता है जो एचआरएम की डिपेंडेंसी की अगर हम बात करें, तो जो आपका एचआरएम है वो क्या है, इंडिपेंडेंट होता है, किसी चीज पर डिपेंड नहीं रहता। ये अपना इंडिपेंडेंट एंटिटी है खुद की, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। जबकि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट तो आपकी एचआरएम का ही तो पार्ट है ना।
अगर आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करोगे तभी आप क्या करोगे, डेवलपमेंट कर पाओगे। अगर आपके पास ह्यूमन रिसोर्स ही नहीं है तो डेवलपमेंट का क्या फायदा। अगर आप अच्छे से उनको मैनेज ही नहीं कर रहे तो उनकी डेवलपमेंट करके करोगे क्या। तो इसीलिए ये क्या होता है, आपका डिपेंड करता है एचआरडी पर। कंसर्न की अगर हम बात करें, आपका जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट किससे डील करता है, ओनली एंड ओनली किससे, पीपल से। पीपल से डील करेगा, उनको रिक्रूट करना, उनको रिवॉर्ड करना, इन सब से। जबकि आपका ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है वो किससे डील करेगा, सभी एस्पेक्ट्स जो है उसको डेवलप करना पीपल्स की एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और उनकी स्किल्स की डेवलपमेंट जो है उसके ऊपर ध्यान देना। मतलब कि सिर्फ पीपल की डेवलपमेंट से नहीं, बल्कि पीपल जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनके सारे के सारे एस्पेक्ट्स को डेवलप करने के साथ साथ उनकी स्किल्स को मैनेज करना भी इसका काम होता है। तो हम कह सकते हैं एचआरडी थोड़ा सा क्या होगा, एक उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग हो जाएगा, मतलब उसकी स्किल्स के रिगार्डिंग हो जाएगा। ओवरऑल नहीं, उसकी स्किल्स के रिगार्डिंग होगा, उसकी डेवलपमेंट के रिगार्डिंग होगा। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फंक्शन जो है, अगर लेवल ऑफ फॉर्मेलिटी की बात करें, एचआरएम फंक्शन जो है वो क्या होता है, जनरली फॉर्मल होते हैं। फॉर्मल मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन में, लाइक जितने ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग वर्क होगा सिर्फ वही किया जाएगा, कोई भी इनफॉर्मल फंक्शन नहीं आता। लेकिन जो एचआरडी के जो फंक्शंस होते हैं वो आपके इनफॉर्मल हो जाते हैं, लाइक आपके एम्प्लॉय ने कोचिंग रिसीव की सुपीरियर से, यूजुअली मैनेजर से, तो ये सारे आपके एचआरडी के अंदर आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। तो अगर मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पुट अप करती हूँ कि एचआरएम और एचआरडी, इन दोनों में से कौन सा वाइड होगा, तो ऑब्वियसली आप क्या बोलोगे, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वाइडर है किससे, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से। क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट किसका पार्ट है, आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ही पार्ट है। तो आपका एचआरडी जो है वो एचआरएम से छोटा होगा। एचआरएम के अंदर हम एक एम्प्लॉय की पूरी ओवरऑल परफॉर्मेंस को हम देखते हैं, जबकि एचआरडी के अंदर हम उसकी कोई स्किल्स को, कोई कॉम्पिटेंसेस को इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं, उसकी नॉलेज को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और जबकि उसके अंदर हम उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस को देख लेते हैं एम्प्लॉइज की। क्योंकि एचआरएम में तो आप रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, हर चीज करते हो, जबकि एचआरडी में तो सिर्फ उसकी डेवलपमेंट के लिए उसकी स्किल्स, नॉलेज, उन्हीं चीजों पर फोकस करोगे ना। तो इसीलिए एचआरएम बड़ा है, एचआरडी छोटा है। क्लियर। अब आता है आपका नेक्स्ट, जो कि ये आपके लिए हो सकता है एक न्यू कॉन्सेप्ट हो, 10 सीज ऑफ एचआरएम। एचआरएम के अंदर 10 सीज की अगर हम बात करते हैं तो ये 10 सी आपको पता होने चाहिए, ये 10 सी क्या है। देखो, सबसे पहले इसको डेवलप किसने किया, ये नाम याद होना चाहिए। इसको डेवलप किया आपका एलन प्राइस। किसने, एलन प्राइस जो है उन्होंने डेवलप किया 10 सी जो है एचआरएम का। अब ये 10 सी होता क्या क्या है, आपको इनके नेम याद रखने हैं। तो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड से पढ़ाती हूँ। ये देखिए, 10 सी में क्या क्या है, नाम देखो इनके। कॉम्प्रिहेंसिव, सबसे पहले आता है कॉम्प्रिहेंसिवनेस, क्रेडिबिलिटी, कम्युनिकेशन, कंट्रोल, चेंज, कमिटमेंट, कॉस्ट इफेक्टिवनेस, क्रिएटिविटी, कॉम्पिटेंस और कोहेरेंस। ये 10 सी है एचआरएम के अंदर, जिसके ऊपर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो सुपीरियर होते हैं उनको क्या करना पड़ता है, फोकस करना पड़ता है। या मैं ये बोल सकती हूँ कि ये 10 जो सी है यही की एलिमेंट्स होते हैं आपके एचआरएम के। तो अब ये 10 सी नाम मैंने आपको बताया जो कि आपको याद करने ही पड़ेंगे। तो आप इनको कैसे भी याद कर सकते हो, लाइक अगर मैं बोलूँ कोको वाले, देखो यहाँ पर, यहाँ देखो अगर मैं को वाले बोलूँ तो कितने हैं, कम्युनिकेशन हुआ, कंट्रोल हुआ, कमिटमेंट हुआ, कॉस्ट इफेक्टिवनेस हुआ, कॉम्पिटेंस हुआ, कोहेरेंस हुआ। तो 1 2 3 4 5, 5 तो आपके, और ये कॉम्प्रिहेंसिव 6 तो आपके ये हो गए दो, एक आपका क्रेडिबिलिटी और एक आपका क्रिएटिविटी और एक चेंज वाला हो गया। तो ये आपके जो है कितने 10 सी हो गए। तो अब इनके मीनिंग बता देती हूँ जल्दी से। सबसे पहले कॉम्प्रिहेंसिवनेस में क्या होता है, कॉम्प्रिहेंसिवनेस जो है जिसमें पीपल को मैनेज करने के सारे एस्पेक्ट्स को इंक्लूड किया जाता है। मतलब एक आपने अगर किसी पीपल को मैनेज करना है तो उसके रिगार्डिंग सब चीजों को हम इसमें देखते हैं एचआरएम में। ये बात हम कर चुके। क्रेडिबिलिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, स्टाफ जो है वो क्या है, टॉप मैनेजमेंट पर ट्रस्ट करता है और उसकी स्ट्रेटेजी में बिलीव करता है, मानता है, विश्वास करता है उन पर।
कम्युनिकेशन में क्या होता है, जो भी सुपीरियर्स होते हैं वो अपने सारे की सारी जो भी उनके टर्म्स कंडीशन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं एम्प्लॉयज को बताते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, आपको ये काम करना है और आपको ये काम ऐसे करना है। कंट्रोल में क्या होता है, यहाँ पर एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को कंट्रोल किया जाता है। चेंज में क्या होता है, कॉन्टिन्यूस चेंज करना बहुत जरूरी है। एक ऑर्गेनाइजेशन को अगर सर्वाइव करना है तो न्यू न्यू टेक्नोलॉजी के हिसाब से उसे अपने आप को चेंज करना होगा, अपने आप को डेवलप करना होगा। कमिटमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, कमिटमेंट आपने सुना होगा ना, एक बार मैंने जो कमिटमेंट कर दी तो मैं किसी की नहीं सुनता। तो ये यहाँ पर ऐसा ही सीन है, एम्प्लॉयज को इस तरह से मोटिवेट किया जाता है कि आपने जो है ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव ही करना है। आप उनको ऐसे कमिटेड कर दिया जाता है कि आपको क्या करना है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के लिए उनको अचीव करने के लिए आपको वर्क करना है। फिर कॉस्ट इफेक्टिवनेस, तो आपको पता है कि जो मतलब कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में सारा काम होना चाहिए, कॉस्ट उनकी कम हो और क्वालिटी अच्छी हो। कॉम्पिटेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या है, इतनी कॉम्पिटेंट होती है कि वो उसके ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। ठीक है। और क्रिएटिविटी में तो क्या है, कुछ ना कुछ न्यू न्यू क्रिएटिव करना, यूनिक स्ट्रेटजीज बनाना। और कोहेरेंस में क्या होता है, एचआर मैनेजमेंट की जो एक्टिविटी और जो इनिशिएटिव्स होते हैं उनको बनाया जाता है ताकि उनको मीनिंगफुल बनाया जा सके सबके लिए। ठीक है। तो ये है आपके 10 सीज ऑफ एचआरएम, और जिसको किसने दिया था, एलन प्राइस ने। नेम याद रखोगे, दैट इज एलन प्राइस, जिस ये जो है इन्होंने डेवलप किया 10 सीज ऑफ एचआरएम। अब आती है आपकी एचआरएम की प्रोसेस, जिसमें आपको बस उसको थोड़ा सा समझना है कि एचआरएम की प्रोसेस कैसे कंडक्ट की जाती है। तो देखो, सबसे पहले किया जाता है स्टार्ट किससे, रिक्रूटमेंट से। अब मैं ये नहीं बताऊंगी रिक्रूटमेंट क्या होता है, बहुत बार बता दिया। रिक्रूटमेंट से शुरू किया जाता है, जिसमें इंटरनल रिक्रूटमेंट भी कर सकते हो, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट भी, ये हम आगे पढ़ेंगे। फिर आती है सेकंड स्टेप में सेलेक्ट करना। रिक्रूट किया, उनको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद में उनको ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग आपको पता है ऑन द जॉब भी होती है, ऑफ द जॉब भी। ऑन द जॉब क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही देना। ऑफ द जॉब क्या है, उनको किसी अनदर साइट पर ले जाकर देना। फिर आती है आपकी उनकी परफॉर्मेंस को एक्सेस करना, उनकी परफॉर्मेंस को चेक करना। फिर आता है उनको मोटिवेट करना। मोटिवेट आप उनको रिवॉर्ड्स एंड बेनिफिट्स देकर भी कर सकते हो। उनकी रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन क्या होता है, उनको नॉन फॉर्मल इनिशिएटिव देना। वही मैंने जैसे बोला, उनकी तारीफ करना, उनको प्रमोट कर देना, उनकी प्रेज करना, इस तरह से। फिर आती है सिक्स स्टेप आपका, जो कि क्या है, कंपनसेटिंग। कंपनसेटिंग करना उनको, मतलब रिवॉर्ड, भाई मनी देना, सैलरी देना। फिर आती है उनके साथ लेबर के रिलेशन मेंटेन करना अच्छे से। फिर आते हैं एट स्टेप, उनकी हेल्दी वेलफेयर और सेफ्टी देखना। और नेक्स्ट नाइन स्टेप क्या आता है आपका, लेबर लॉ को कॉम्प्लाइंस करना। मतलब जो भी वर्क किया जाए, आपने चेक करना है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो भी काम हो रहा है वो किसको फॉलो करे, लेबर लॉ। जो भी लॉ बनाए गए हैं उन सबके अंडर में रहकर ही किए जाने चाहिए, उनकी गाइडलाइंस को फॉलो करके किए जाने चाहिए। तो बेसिकली ये क्या है, 9 स्टेप प्रोसेस होती है। रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, परफॉर्मेंस एक्सेस करना, मोटिवेट करना, कंपनसेटिंग, मेंटेन करना लेबर रिलेशंस, हेल्दी वेलफेयर एंड सेफ्टी देखना, and then compliance to labor law. So these are the HRM process and these are the steps of HRM process जो आपको लर्न करने हैं। ओके। उसके बाद में आता है गाइस हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज HRP, जिसे हम बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। इसका मैं आज आपको थोड़ा सा ओवरव्यू करवा देती हूँ, नेक्स्ट क्लास में हम इसको आगे कंप्लीट करेंगे। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है, अभी अभी हम डिस्कस करके आए हैं। ह्यूमन रिसोर्स को प्लान करना, देखना आपके ऑर्गेनाइजेशन में कितने रिसोर्सेज है, मतलब कितने ह्यूमंस है, कितने आपको चाहिए, वो सब आपका ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कहलाता है। तो देखिए, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग मैं आपको पहले इस स्लाइड से पढ़ाऊंगी। ये क्या है, एक प्रोसेस है जो क्या करती है, आइडेंटिफाई करती है करंट एंड फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्स नीड्स फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए करंट मतलब आज उसे कितने पर्सन्स की रिक्वायरमेंट है, और इन फ्यूचर उसे कितने पर्सन्स की रिक्वायरमेंट होगी, किस लिए, ताकि गोल्स को अचीव किया जा सके। इसे बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लान करना। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग जो है वो क्या होता है, वो एक लिंक स्टैब्लिश करता है, एक लिंक प्रोवाइड करता है किसके बीच में, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट
एंड ओवरऑल स्ट्रेटेजिक प्लान ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि जब आप ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज कर रहे हो या आप एक ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल जो स्ट्रेटेजिक प्लान देख रहे हो। स्ट्रेटेजिक प्लान क्या होता है? एक पूरा स्ट्रेटेजी बनाना ताकि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जा सके। ये स्ट्रेटेजी, और ये स्ट्रेटेजी किसको देखकर बनाई जाती है? हमेशा कॉम्पिटिटर को देखकर जो है इस स्ट्रेटेजी को बनाया जाता है। और हाँ, यही इसमें। तो स्ट्रेटेजी जो है इस तरह से बनाना और ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना, इन दोनों के बीच में लिंक कौन एस्टैब्लिश करेगा? आपकी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग ही तो करेगी, क्योंकि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अगर नंबर ऑफ पर्सन जितने आपको चाहिए उतने अवेलेबल है और उसी कैपेबिलिटी के है जो आपको चाहिए, उनमें वही स्किल्स है, तो आपकी जो स्ट्रेटेजी आपने बनाई है आप उसको इजीली जो है वो क्या कर पाओगे? अचीव कर पाओगे। यही आपकी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कहती है। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या है? एक प्रोसेस है किस चीज की? फोरकास्ट करना, एस्टिमेट लगाना कि फॉर्म की फ्यूचर में डिमांड कितनी होगी, और सप्लाई कहाँ से करोगे? ह्यूमन रिसोर्स लाओगे कहाँ से? राइट टाइप ऑफ पीपल इन द राइट नंबर। जितने पर्सन आपको चाहिए, जिस टाइप के आपको चाहिए, उनकी सप्लाई और फ्यूचर में उनकी कितनी डिमांड होगी, वो सारी एस्टिमेट लगाना आपकी एचआरपी में आता है। जैसे कि सपोज मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, अब मुझे क्या है? मुझे ये चेक करना होगा कि आज मुझे जो है कितने पर्सन की रिक्वायरमेंट है और मेरी किस जॉब के लिए रिक्वायरमेंट है। अब मैंने सोचा यस मुझे जो है अकाउंट्स के टीचर की रिक्वायरमेंट है, सपोज, ठीक है, मेरा टीचिंग का बिजनेस, मुझे अकाउंट्स के टीचर की रिक्वायरमेंट है। मैंने देख लिया, ओके, मैंने अब ये देखा उसके पास स्किल्स क्या होनी चाहिए कि यस उसके पास क्या है? अच्छी डिग्री हो उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो मैंने उसका टाइप देख लिया कि यस उसके पास डिग्री, एक्सपीरियंस, पढ़ाने का स्टाइल अच्छा हो। और मैंने क्या देखा कि मुझे एक ही पर्सन चाहिए अकाउंट का। अब मैं ये देखूंगी क्या उसकी सप्लाई, मतलब क्या मेरे आसपास में कोई है या कोई मेरे को उसकी सप्लाई होगी कि एचआर कहीं से मिलेगा वो पर्सन, फ्यूचर में मुझे उसकी जरूरत पड़ सकती है या नहीं पड़ सकती। ये सारा कुछ आपका ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में आता है। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या है? आपकी सब सिस्टम है किसका? पूरे ऑर्गेनाइजेशन की प्लानिंग का। तो अगर है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को अनदर नेम, ये याद कर लेना, इसका अनदर नेम और क्या कहलाता है? मैन पावर प्लानिंग भी इसको बोलते हैं, पर्सोनल प्लानिंग भी इसको बोलते हैं, और एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग भी इसको बोलते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग जो है उसको मैन पावर प्लानिंग, पर्सोनल प्लानिंग और एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग, ये तीनों कहा जाता है। तो एचआरपी समझ में आ गया? यहाँ देखो अब इस स्लाइड के अंदर, यहाँ से आपको समझ में आएगा इफेक्टिव एचआर प्लानिंग क्या होती है। एक बढ़िया प्लानिंग जिसको हम कहते हैं वो क्या कहती है? राइट पीपल, जो पर्सन आपको चाहिए, उसी कैपेबिलिटी का जो आपको चाहिए, उसी टाइम पर जिस टाइम पर आपको नीड है, और उसी जगह पर अगर आपको मिल जाता है, उसे कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। मतलब इसमें एक ऑर्गेनाइजेशन इस तरह से प्लान करती है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में ये चेक कर सके कि राइट बंदा राइट स्किल के साथ राइट टाइम पर राइट जगह पर मिल जाए, वो आपकी एचआर प्लानिंग कहलाई जाएगी। डन? तो एचआर प्लानिंग करते हो उसके पीछे क्या पर्पस है? आपका उद्देश्य क्या होता है? क्यों करते हो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग? ताकि क्या कर सको? ह्यूमन रिसोर्स का मैक्सिमम यूज कर सको और ऑनगोइंग डेवलपमेंट कर सको। हम प्लानिंग इसलिए करते हैं ना कि जो हमारे पास अभी ह्यूमन रिसोर्स है उनका हम अच्छे से यूज कर सके और जो चाहिए उनको लेकर आ सके। ठीक है, नेक्स्ट, सिक्योर प्रोडक्शन कैपेसिटी रिक्वायर्ड टू सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। हम ये भी सिक्योर करते हैं कि कितनी हमें कैपेसिटी की जरूरत पड़ेगी ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए, मतलब कितने और पर्सन्स हमें चाहिए होंगे। पहले तो हम ये देखते हैं कि जो हमारे पास पर्सन्स है उनको अच्छे से हम जो है लगा सके काम पर। फिर हम ये देखते हैं कितने एक्स्ट्रा हमें और चाहिए होंगे जो हमें बाहर से लाने पड़ेंगे। फिर हम क्या देखते हैं? सिंक्रोनाइज करते हैं ह्यूमन रिसोर्स एक्टिविटी विद द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। सिंक्रोनाइज का मतलब क्या है? दोनों एक्टिविटीज को मिक्स करते हैं, मैच करते हैं। जो ह्यूमन रिसोर्स से जो काम करने हैं और जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है, दोनों क्या हो? इंटीग्रेट हो सके, उनको मिला सके। तो ये भी, इसके लिए भी हम एचआरपी करते हैं।
और हम क्या देखते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करते हैं, ताकि अगर हमारे पास राइट कैपेबिलिटी का पर्सन अवेलेबल होगा तो एक ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी, वो अच्छे से जो है अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएंगे। तो ये था हमारा पर्पज जो है किसका, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब उसके बाद में इम्पोर्टेंस क्या है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की, क्या इम्पोर्टेंस है, हम जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करते हैं उससे क्या क्या आपकी महत्व है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या होगी। तो सबसे पहले क्या है, फ्यूचर मैन पावर नीड्स। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग जो है हम क्या जब करते हैं तो हम किस चीज को देखते हैं कि फ्यूचर में अगर कभी भी मैन पावर की रिक्वायरमेंट है ना, फ्यूचर की में जो अवेलेबिलिटी है मैन पावर की ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज को करने के लिए, उसको हम पूरा कर सके, उसको चेक कर सके। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का फायदा ये है कि इससे हमें फ्यूचर के मैन पावर नीड्स का पता चल जाता है, फ्यूचर में हमें कितने परसेंट की रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट वन, कॉपिंग विद चेंज। इसमें क्या है कि हम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इसलिए करते हैं ताकि हम ये पता कर सके कि करंट ह्यूमन रिसोर्स एंड अडेप्टेड टू चेंजिंग टेक्नोलॉजी, कि जो करंट के जो ह्यूमन रिसोर्स है क्या वो चेंज जो टेक्नोलॉजी हो चुकी है, जो भी चेंजेस आ चुके हैं, क्या उनको वो चेंज कर पाएंगे, उनको अडेप्ट कर पाएंगे तो ठीक है, अगर नहीं कर पाएंगे तो हम उसके लिए फिर क्या है, अनदर पर्सन को अपॉइंट करते हैं। तो ये भी हमें कैसे पता लगता है, हमें एचआरपी करके ही पता लगता है कि हमारे जो आज के जो हमारे पास पर्सन अवेलेबल है उनमें कितनी स्किल्स है कि वो चेंजेस को अडेप्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं डेवलपमेंट करना ह्यूमन रिसोर्स को। तो यहाँ पर क्या है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग जब करते हैं ना तो उससे ही हमें पता लगता है कि जो हमारे ह्यूमन रिसोर्स है हमारे पास, उनको ट्रेनिंग की जरूरत है या नहीं, उनको डेवलपमेंट देने की जरूरत है या नहीं। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट जो कैंपेन है ना वो दिया जाता है किसके लिए, उनकी स्किल्स जो है और उनकी एबिलिटी जो है एम्प्लॉइज में उसको इन्हांस करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट आता है प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना ह्यूमन रिसोर्स का। तो यहाँ पर क्या है, आप एक्सेस करते हो, रिक्रूट करते हो स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स को। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग से ही आपको पता लगता है कि आपके पास जो ह्यूमन रिसोर्स है उनका आप अच्छे से यूज कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। कोई भी ऐसा तो नहीं, कहते हैं ना कई बार हमारे पास बहुत सारे नंबर्स ऑफ एम्प्लॉइज होते हैं बहुत ज्यादा अमाउंट में, ठीक है, तो कई बंदे ऐसे होते हैं जो खाली बैठे रहते हैं, मतलब फालतू के पैसे दे रहे हो आप उनके, वो कोई काम वाम नहीं करते। तो उससे क्या है, वो कैसे पता लगेगा, एचआरपी करके पता लगेगा ना कि ये बंदा ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, और काम कर रहा है या ये ऐसे बैठा है, इसकी जरूरत है भी या नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये सब हमें ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग से ही तो पता चलेगा। फिर क्या है, अनसर्टेनिटी रिडक्शन। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करके आप जो है, जो अनसर्टेनिटीज आ सकती है इन फ्यूचर, मतलब मान लो फ्यूचर में एकदम से आपको ये पता है कि अब सब कुछ क्या हो रहा है, स्मार्टफोन के द्वारा हो रहा है, स्मार्ट क्लासेस लगती है, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, यू नो ना, स्टडी अब हम ऑनलाइन तो कर रहे हैं। आपको पता है फ्यूचर में सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा, तो अब आप ये देखोगे कि मेरे जो ऑर्गेनाइजेशन में जो भी टीचर्स है, क्या वो इतने कैपेबल है कि वो ऑनलाइन हैंडल कर सके, बच्चों को पढ़ा सके ऑनलाइन, पीपीटीज बनाना, उसको कंप्लीट तैयार करना, उसको प्रेजेंट करना, ओबीएस चलाना, तो क्या वो सब उनको आता है। तो ये सब चेक कैसे करोगे, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग से। तो अगर आपने ये पहले ही चेक कर लिया ना, तो जो फ्यूचर में जो अनसर्टिनिटीज आने वाली है आप उसको कम कर पाओगे, आप उसके लिए पहले से ही अपने आप को तैयार रखोगे, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को तैयार रखोगे। तो ये थी इम्पोर्टेंस आपके किसकी, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की। तो गाइस ये था हमारा आज का कुछ टॉपिक, बाकी के टॉपिक हम कल करेंगे। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो मुझे मैसेज कर देना, या आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हो। ओके, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड हैप्पी लर्निंग, एंड यस, अच्छे से स्टडी करनी है बिकॉज इस बार का जेआरएफ हमारा होगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।